बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 9 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास ये बेसिकली लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप लिमिट्स आपने रियल एनालिसिस में भी सीखी है, कैलकुलस 1 में भी सीखी है, कैलकुलस 2 में भी सीखी है, वही लिमिट्स है। लेकिन अब जो फ़र्क क्या है, वहाँ पे आपने रियल नंबर्स के ऊपर सीखी है, अब आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के ऊपर लिमिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर वही डेफिनेशन भी वही है, सिंपल। लेट फंक्शन एफ बी डिफाइंड इन अ डोमेन डी एक्सेप्ट परहैप्स एट द पॉइंट जी नॉट इन डी। We say that limit of a function f as approaches z naught equals to w naught, and we write limit z approaches to z naught f of z is equal to w। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट आप जिसके ऊपर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो। अगर हम देखें तो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस भी यही होता है। कॉन्टिन्यूटी में जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है उस पर आपका फंक्शन डिफाइंड होना ज़रूरी है, लेकिन लिमिट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जी नॉट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो, या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अगर कहते हैं कि अगर आपका जी जो है जी नॉट को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ जी जो है वो किसी वैल्यू डब्ल्यू नॉट को अप्रोच करेगा। तो मसलन आपके पास ये जी है, कहता है ये अप्रोच करता है किसी पॉइंट जी नॉट को पहुंच जाता है, तो कहता है जो फंक्शन है फिर वो किसी वैल्यू डब्ल्यू नॉट को पहुंच जाएगी और ये इसकी लिमिट कहलाएगी जिसको ये फंक्शन अप्रोच करेगा। तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ जी अप्रोचेस टू डब्ल्यू नॉट एज जी अप्रोचेस टू जी नॉट। ये भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन जो होती है, जिसे हम ये भी आप रियल एनालिसिस में भरपूर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्या होती है जी, एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डेल्टा विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी एफ ऑफ जी और डब्ल्यू नॉट का जो आपस में डिस्टेंस है वो इतना हो जाए कि किसी नंबर डेल्टा से कम आए। और डेल्टा क्या होता है, इतना स्मॉल नंबर होता है, इतना स्मॉल नंबर होता है कि बहुत वेरी 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 स्मॉल नंबर। यानी ये समझ लें कि एफ ऑफ जी और डब्ल्यू नॉट के दरमियान फासला एक किस्म का ना होने के बराबर, लेकिन जीरो भी नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। जीरो भी ना हो, वेरी 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 नियर। मसलन अगर ये आपके पास डब्ल्यू नॉट है और ये एफ ऑफ जी है, हम कहते हैं ये पहुंचता पहुंचता बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाए, जीरो भी ना हो, बिल्कुल उसके ऊपर भी ना आए और उसके बिल्कुल करीब हो, ये जो फासला होगा बीच में नजर आ रहा है थोड़ा सा फासला, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो और कब होना चाहिए, जब जी अप्रोच करे जी नॉट को, और जी नॉट और जी के दरमियान जो फासला है वो एक नंबर डेल्टा से भी छोटा हो जाए। तो डेल्टा से छोटा ना हो, कम से कम डेल्टा हो। तो अगर तो जीरो ना हो जाएगा फासला तो फिर वो आपके पास वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगी, वो नहीं हमें रिक्वायर यहाँ पे। तो ये क्या होना चाहिए, जीरो से नंबर, ये यहाँ पे एक शर्त और मिलनी चाहिए साथ कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे नंबर जीरो से ग्रेटर हो और डेल्टा से छोटा डिफरेंस हो। यानी अगर आपके पास ये जी नॉट है और ये जी है तो जो डेल्टा है वो कहाँ पे होना चाहिए, एटलीस्ट ये जी है, डेल्टा एटलीस्ट इधर होना चाहिए आपके पास, ये डेल्टा होना चाहिए। यानी जी नॉट, जी माने जी नॉट जो है वो डेल्टा से फासला कम होना चाहिए। डेल्टा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और जी नॉट का फासला है वो इतना है। ऐसे ही एप्सिलॉन के बारे में यही चीज़ है कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ जी है और यहाँ पे डब्ल्यू नॉट है तो एप्सिलॉन जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए, हमें कोई नंबर डेल्टा मिल जाए तो हम बोलेंगे जी एफ ऑफ जी की जो लिमिट है वो डब्ल्यू नॉट है। प्रीसाइज डेफिनेशन हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमें लिमिट दी गई हो कि भाई इस फंक्शन की लिमिट ये साबित करो, तो फिर हम प्रीसाइज डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हमें पता हो कि डब्ल्यू नॉट क्या है, अगर हमें पता ही ना हो डब्ल्यू नॉट क्या हो, तो फिर हम प्रीसाइज डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो और अगर ऐसा आपको डब्ल्यू नॉट नहीं मिलता कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो फिर इसका मतलब हम कहेंगे जी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद एक नोट है, पॉलिनोमियल्स जितनी भी होती हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनकी जो लिमिट्स होती है ये एग्जिस्ट करती है। बाकी और भी फंक्शन है इनको हम साथ साथ देखेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 जी रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर जी माइनस 1 इज इक्वल टू n होता है। अब यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं, n एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर n एक फ्रैक्शन हो सकती है, बड़े वाली फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर ना हो या नॉन इंटीजर हो कोई भी। तो सबसे पहला केस हम देखेंगे जी व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या किया जी, लिमिट 0 to 0 जी की पावर n माइनस 1 ओवर जी माइनस 1, यानी n पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना जी, अगर लिमिट पुट करें यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, जी की जगह 1, नीचे 1, 1 माइनस 1
ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है, यानी हम यहाँ पर लिमिट पुट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे जी की पावर n माइनस वन को जी माइनस वन के साथ, तो आपका ये आंसर आएगा। सबसे पहले जी की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पे जी एन बने वो कैंसिल होगा, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो जी की पावर n माइनस वन, इसको कंटिन्यू करते हुए आपके पास ये आंसर आता जाएगा। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा जी, जी की पावर n माइनस वन प्लस जी एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस जी प्लस वन, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। और सॉरी, इसका डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब इसकी लिमिट ले, यहाँ पे जी की जगह वन हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पर वन होगा। वन की पावर n माइनस वन कितनी होगी, वो वन होगी। वन की पावर n माइनस टू कितनी होगी, वो भी वन होगी, प्लस सो ऑन कितना आएगा, सारे वन आएंगे। यहां से लेकर यहां तक कितने n है, n माइनस वन वन हो जाएंगे, और एक ये कितना हो जाएगा मिलकर टोटल n टाइम्स वन हो जाएंगे। ये सारे कितने n हो जाएंगे, n, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक n माइनस वन है, ये सारे n माइनस वन है, और ये एक मिल के बीच में कितना हो जाएगा जी, n टाइम्स हो जाएंगे। तो वन को जब n टाइम्स ऐड करेंगे तो जवाब कितना आता है, n आता है। मतलब देखें आपके पास अगर है वन टू प्लस टू, ये क्या होता है जी, फोर, इसको आप लिखते हैं टू टाइम्स टू लिखते हैं, टू प्लस टू ये कितना होता है, सिक्स, आप इसे लिखते हैं थ्री टाइम्स टू। टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ये कितना होता है, एट, आप इसे लिखते हैं फोर टाइम्स टू, यानी चार बार दो को दे दी। अब ये कितने है जी, n टाइम्स वन है, तो वो कितना होगा, वो यानी वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सो n टाइम्स वन है, तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू वन दैट इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास इसका आंसर n आ जाएगा। अब केस नंबर टू, जब n एक नेगेटिव इंटीजर हो, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है। जब पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसका आंसर कितना आता है, n आता है। इसको यूटिलाइज करते हुए हम आगे नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो केस है उसको प्रूव करेंगे। When n is a negative integer, let n is equal to minus m, n की जगह पे यहाँ पे माइनस m रख दें, यहाँ पर भी माइनस m आ गया। अब माइनस m को हल करेंगे तो वन ओवर जी की पावर m आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले तो ये आएगा जी की पावर m जी माइनस वन, इसको नीचे लेटर डिवाइड कर दे, वन ओवर जी की पावर m को लेटर कर दे, ये माइनस बाहर निकाल दे, तो लिमिट जी अप्रोचेस टू वन जी की पावर m माइनस वन ओवर जी माइनस वन बाय यूजिंग दिस केस। तो किसका आंसर होता है, अगर पावर n हो तो n के बराबर होता है। अब पावर कितनी है, यहाँ पे m है, तो जवाब कितना आएगा उसका, m आएगा। इधर लिमिट पुट करेंगे तो वन ओवर वन वो वन आ जाएगा, माइनस m इंटू वन वो कितना आएगा, माइनस m, और माइनस m किसके बराबर आपने लिया हुआ, वो एक नंबर n के बराबर लिया हुआ। तो लिहाजा अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है तो वो भी n के ही इक्वल आंसर आता है। तो ये हमारा केस सेकंड प्रूव हो गया। अब थर्ड केस, व्हेन n इज अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू p ओवर q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आपके पास एक इंटीजर अगर नहीं है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, तो फिर हमने इसको कैसे डील करना है, उसके लिए जी फर्ज कर लिया हमने, तो n इज इक्वल टू p ओवर q है, बटे की फॉर्म में है, लिमिट c अप्रोचेस टू वन जी रेज़ टू पावर n माइनस वन ओवर c माइनस वन, यहाँ पे n की जगह पे p ओवर q लिख दिया आपने। अब इसको लेट कर ले, पुट z इज इक्वल टू वन ओवर q, तो पावर p लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, t की पावर p इज इक्वल टू c की पावर p ओवर q। आपने इसको पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह पे आएगा t की पावर p आ जाएगा, नीचे z है तो यहाँ से z कितना आएगा, ये q लगा के पावर जगह t की पावर q जो होगा वो z के बराबर आएगा, यानी t की पावर p माइनस वन ओवर t की पावर q माइनस वन। अब ये है जी, इसके नीचे मैंने क्या किया, t माइनस वन से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इसको डिवाइड भी करवा दिया। यहाँ पे t माइनस वन से मैंने डिवाइड करवाया, इसको फैक्टर को मैंने आगे लिख लिया, और जो t माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया मैंने साथ ही यहाँ पे लिख दिया। तो इसको बटे में ले जाओ तो क्या आएगा, ये बटे में आ जाएगा जी, ये ऊपर आ जाएगा फैक्टर, और इसको मैंने बटे में कर दिया, नीचे आ जाएगा। तो ये आएगा जी t की पावर p माइनस वन और t माइनस वन, t की पावर, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, यानी आप इसे लिख सकते हैं t की पावर p माइनस वन ओवर t माइनस वन बटा t की पावर q माइनस वन ओवर t माइनस वन। अब लिमिट ऊपर नीचे लेना कर दें, t अप्रोचेस टू वन, ये वाला किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा, और ये वाला किसके बराबर होगा, q के बराबर, यानी अप एंड डाउन जो होगा। तो ऊपर वाले का p आंसर आएगा, नीचे वाले का q, तो p ओवर q किसके बराबर आएगा, वो n। ये p और q बाय यूजिंग केस नंबर वन। तो केस नंबर वन को हमने यूटिलाइज करते हुए इसका आंसर निकाल दिया, वो भी किसके बराबर आ रहा है, n। यानी हमने जनरल नोट किया कि बेशक n पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, या एक फ्रैक्शन हो, तीनों सूरतों में आंसर क्या आता है, n ही आता है। अब एक थ्योरम है जी लिमिट के ऊपर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट या यूनिक कह लें, या बड़ा ही वेल नोन थ्योरम है कि इफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है, वो यूनिक होती है। तो उसके लिए जी सपोज दैट लिमिट इज नॉट यूनिक, हम कॉन्ट्रेरी चलते हैं।
फर्ज कर लें जी लिमिट यूनिक नहीं है, दैट इज लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z इक्वल टू w1, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z इक्वल टू w2। यानी आप एक तरफ से लिमिट लेते हैं तो w1 आती है, तो दूसरी तरफ से लिमिट लेते हैं तो फिर w2 आती है। यानी एक ही फंक्शन के दो आंसर आ रहे हैं, एक w1 आ रहा है और एक w2 आ रहा है। अब प्रीसाइज डेफिनेशन यूज करें, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 सच दैट, अब इसके लिए यूज करेंगे तो f of z माइनस w1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन ले लें या एप्सिलॉन बाय 2 ले, एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया, आगे हमने जाकर एप्सिलॉन बनाना है तो इस वजह से हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 लिया। व्हेन एवर 0, अब यहाँ पे देखें 0 इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, 0 लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा 1। जब दूसरे के लिए यूज करेंगे इसके लिए तो वो होगी जी f of z माइनस w2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेन एवर 0 लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा बाय 2। अब डेल्टा लेने जी, क्योंकि हमने मिनिमम डेल्टा जो नंबर है स्मॉल होता है, हम कहते हैं जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में जो मिनिमम है वो डेल्टा है। अब पता नहीं कौन सा है, चाहे डेल्टा 1 भी हो सकता है, डेल्टा 2 भी हो सकता है। डेल्टा में लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब लिखो जी w2 माइनस w1, ये क्या आएगा जी, मैंने f of z ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने लेटर लिख लिया f of z माइनस w2, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ w1 f of z माइनस w1, ठीक है, तो इसको मैंने चेंज किया, नेगेटिव कॉमन लिया इसमें से, तो ये क्या होगा f of z माइनस w2 होगा। जो नेगेटिव का मॉड होगा वो आपको पता है क्या होता है जी, माइनस z का मॉड होता है वो z के मॉड के बराबर होता है, नेगेटिव खा जाएगा वो मॉड उसको। तो ये किसके, ये जो चीज़ है ये किसके लेस है, ये चीज़ लेस है जी एप्सिलॉन बाय 2 से बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाय डेफिनेशन ये होल्ड करता है। ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब क्या होगा, w2 माइनस w1 लेस देन एप्सिलॉन हो गया, व्हेन एवर z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा हो गया। अब एप्सिलॉन चूंकि एक वेरी स्मॉल नंबर होता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, वो 0 के करीब करीब नंबर होता है। तो हम कहेंगे जी अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या होता है जी, w2 माइनस w1 का मॉड जो है कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, w2 इज इक्वल टू w1 आ गया। हमने सपोज किया था कि w1 और w2 दो डिफरेंट नंबर है, तो लेकिन ये क्या आ रहा है यहाँ पे, w2 इज इक्वल टू w1 सेम आ रहा है, यानी एक ही नंबर है, तो लिहाजा हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन f of z इज इक्वल टू w जो है वो हमेशा यूनिक होती है। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए लिमिट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, अपना नेक्स्ट जो उसका आर्टिकल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप लिमिट लेना चाहते हो तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लें, तो उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर लें, जो आंसर आएगा उसको इकट्ठा कर लें। फॉर एग्जांपल एक थ्योरम है हमारे पास, सपोज दैट f of z इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट हो और ये अगर इमेजिनरी पार्ट हो, z नॉट जिसकी लिमिट आपने एवेल्युएट करनी है वो x नॉट और y नॉट हो, और ये आपके पास उसका आंसर होता हो, देन लिमिट z नॉट f of z इज इक्वल टू l होगा अगर इमेजिनरी पार्ट की रियल पार्ट की लिमिट u नॉट आ रही हो और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट जो है वो v नॉट आ रही हो, और उसके अंदर अब आपने जो वैल्यूज लेनी है वो x और y की फॉर्म में लेनी है। ये बात जो काबिल हो रहा है यहाँ पे, कि आपने यहाँ पर x नॉट और y नॉट, यानी ये जो z नॉट के अंदर पॉइंट होंगे, अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते थे कि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है, कहता है कंप्यूट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस आयोटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप f of z लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस आयोटा, z की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आयोटा। अब इसमें से आपने रियल, अब इसके बाद रियल पार्ट क्या निकलता है जिसके अंदर u of xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या निकलता है जी आपके पास 2xy प्लस आयोटा प्लस 1। ये आपके पास इसका क्या है जी, रियल पार्ट है, और ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो अब z नॉट क्या है जी, यहाँ पे x नॉट 1 है और y नॉट भी 1 है, तो यहाँ पर अब हमने लिमिट u रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट फाइंड करनी है। u नॉट आपके पास ये है और v नॉट ये है। जब u नॉट की लिमिट ली आपने, x भी 1 को अप्रोच कर रहा है और y भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट x y अप्रोचेस टू 1 1, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया और आंसर 0 आ गया। इमेजिनरी पार्ट की लिमिट ले रहे हैं 2xy प्लस 1, यहाँ पे 1 1 पुट किया तो 3 आ गया। अब आपने दोनों की लिमिट्स को जमा कर देना है। l जो है वो किसके बराबर था आपके पास, ये आपके पास लिमिट आएगी u नॉट प्लस आयोटा v नॉट, तो u नॉट आपके पास 0 आया है और v नॉट 3 आया है, तो आपके इसके टोटल फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा जी, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये सिंपली भी अगर आप उसको रियल एनालिसिस के ऊपर बात करें तो आप उसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करके, जैसे रियल एनालिसिस के अंदर लिमिट फाइंड हमने करनी सीखी हुई है, वैसे हम इसके अंदर भी कर सकते हैं।
अब हम आगे आते हैं जी, अगर हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे डील करेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन है जी, कंप्यूट लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा 3 प्लस आयोटा जी की पावर 4 ओवर माइनस जी स्क्वायर प्लस 2 जी ओवर जी प्लस 1। अब इसके ऊपर मैंने ऊपर लिमिट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिट के लॉ भी सेम है सारे जो रियल में है, यानी अगर जमा हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, अलग-अलग हो जाएगी, तकसीम हो रहे हो, ज़रब हो रहे हो या पावर है, कुछ भी है, वो लिमिट हर फंक्शन की, इन अदर वर्ड्स जहाँ पे वेरिएबल जिसकी लिमिट ली जा रही है वहाँ पर लिमिट पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्लस आयोटा, जी के ऊपर लिमिट आ गई, यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई, लिमिट पुट करी यहाँ पे, तो आयोटा की पावर 4 वो कितनी होती है, 1 होती है। जब यहाँ पुट की तो आयोटा की पावर 2 आएगी, वो कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है। अब ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में नहीं है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रैशनलाइज किया, उसके बाद आपने इसको 7 माइनस आयोटा ओवर 2, अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बना, इसको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। 7/2 माइनस आयोटा बाई 2, ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट हो चुका है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जब मैं लिमिट पुट करता हूँ, ऊपर पुट करता हूँ तो जवाब आता है 0, मैं नीचे पुट करता हूँ तो जवाब आता है 0। ये तो बन गई इम्प्रॉपर फॉर्म। जैसे रियल एनालिसिस में हम बात करते हैं, रियल प्लेन के ऊपर बात करते हैं, इम्प्रॉपर फॉर्म की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर हमें नहीं पता होता क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी हमें नहीं पता फिर क्या आंसर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जिन लगे हुए हैं, हम पहले इनके जिन निकालेंगे। जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, अगर तो फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बना लें, रैशनलाइजेशन हो सकती है, जैसे भी दिल करता है, जैसे आपको इजी हो। अब यहाँ पर रैशनलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर मुमकिन है ऊपर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, नीचे लीनियर फैक्टर है, तो मैं फैक्टर बना लूँ। फैक्टर बनाने के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका आसान हल होता है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें ऐसे, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, माइनस बी प्लस माइनस -2 का स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये फार्मूला लगा लें अब इसके ऊपर, तो आपके पास इसके ये दो जवाब निकलेंगे, z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जब उसको फॉर्मेट में लिखेंगे बैकवर्ड तो ये दो फैक्टर बनेंगे, इससे z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आफ्टर बाय फैक्टराइजेशन अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और वहाँ से आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो ये फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। आपके पास बचेगा जी लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा जी माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब चूंकि इम्प्रॉपर करने के लिए बटे में कुछ है ही नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट कर सकते हैं। तो आप लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये इसका आंसर आएगा। यानी लिमिट का टोटली कॉन्सेप्ट वही है जो हमने कैलकुलस में पढ़ा है, जो रियल में पढ़ा है। फर्क क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां पर रियल नंबर से, बस इतना फर्क है। आगे जी एग्जिस्टेंस या क्राइटेरियन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, यानी अगर हमने बताना हो कि बताएं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जैसे हमने पीछे थ्योरम पढ़ा इसी लेक्चर के अंदर कि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। अगर आपकी दो लिमिट्स आ रही हो तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका क्राइटेरियन भी ऐसा ही होगा, इफ f अप्रोचेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स L1 एंड L2 विच आर नॉट इक्वल, यानी लिमिट फंक्शन जो है आपका दो नंबर पर अप्रोच कर रहा है। L1 एक बार जवाब L1 आ रहा है और दूसरे पाथ से जवाब आपका L2 आ रहा है। तो फॉर टू डिफरेंट कर्व्स आर पाथ थ्रू z0, देन लिमिट z अप्रोचेस z0 f of z डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन है शो दैट लिमिट z अप्रोचेस 0 z ओवर z बार, ये चेक करें, ये बार लिखा हुआ है ऊपर, डज नॉट एग्जिस्ट, कहता है ये साबित करें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, वी लेट z अप्रोच 0 अलोंग द रियल एक्सिस। एक बार हम रियल एक्सिस ले लेंगे और एक बार हम इमेजिनरी एक्सिस ले लेंगे। दैट इज वी कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस 0 है, यानी ये रियल एक्सिस है जस्ट वी द रियल नंबर x अप्रोचेस 0। अब यहाँ पे लिमिट 0 0 x अप्रोचेस 0, यानी y की जगह आपने यहाँ पे 0 रख देना है। तो ये आपके पास आएगा जी, इसका बार जो होगा वो भी आपके पास 0 आइटम माइनस का आ जाएगा, तो वो फर्क नहीं पड़ता। x ओवर x कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया, यानी x से कट जाएगा। अब अदर हैंड में अब मैं कहता हूँ जी, अब आप रियल एक्सिस से लिए, अब आप इसका इमेजिनरी एक्सिस से लिमिट लें। On the other hand, if we let z approach 0 along the imaginary axis, the z is equal to 0 plus iota, where the real number y is approaching 0 for this। अब आपने z की जगह पर कहाँ लेना है, इमेजिनरी एक्सिस लेना है, तो y अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, यानी y वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर 0 प्लस आयोटा आएगा, नीचे 0 माइनस, क्योंकि बाहर है नीचे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसको y से y कट गया और आयोटा से आयोटा कट गया, तो कितना आंसर आएगा, -1। ये कितना आ रहा है जी, -1।
रियल एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक पाथ लिया तो आंसर 1 आ रहा है, दूसरा पाथ लिया तो आंसर -1 आ रहा है। तो हमें पता है कि भाई 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी L1 1 आ रहा है और L2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे जी, कंक्लूड करेंगे द लिमिट z अप्रोचेस 0 z ओवर z बार डज नॉट एग्जिस्ट, लिहाजा आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिहाजा आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इससे जो लेक्चर क्या कंटिन्यूटी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।